हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फाइनल ईयर के रिटेल मैनेजमेंट के थर्ड चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। अगर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजिंग रिटेल ऑपरेशंस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड वन। बहुत आसान काम नहीं है अपने रिटेल ऑपरेशंस को मैनेज करना। इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे रिटेलर के और उसकी टीम के। अगर हम रिटेल ऑपरेशंस की बात करें और उनकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीमिसेस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्प्ले मैनेजमेंट, रिसीट्स को मैनेज करना, कस्टमर सर्विस को मैनेज करना। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रिटेल ऑपरेशंस, तो रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट रेफर्स टू द टास्क ऑफ मैनेजिंग रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। हमारे रिटेलिंग के टास्क को मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स के टास्क को मैनेज करना। और क्यों ऐसा करना? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेज कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। और क्यों कॉस्ट को कंट्रोल करना है? क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कम से कम प्राइजेस के ऊपर हम बेटर प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। ये पर्पज़ है हमारा रिटेल ऑपरेशंस को मैनेज करने का। अगर हम रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस को इंक्लूड करने की बात करें तो ऐसी सब एक्टिविटीज़ आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे जो कि आपकी स्टोर की फंक्शनिंग को स्मूथ चलाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। किसी भी कस्टमर ने जब आपके स्टोर में एंटर करना है तो उसके शॉपिंग एक्सपीरियंस को पहले से ही प्लान कर लिया जाता है, इवन बिफोर द कस्टमर एंटर्स शॉप्स एंड लीव्स द स्टोर। अब दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर कस्टमर आपकी स्टोर में एंटर करता है तो वो खुश होकर भी जा सकता है और नाराज़ होकर भी जा सकता है। इट इज़ बाय योर एफर्ट्स, इट कैन बी डिसाइडेड बाय योर एफर्ट्स कि आप अपने प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर के माइंड में किस तरह की बनाते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर क्वालिटी की बेटर प्राइजेस के ऊपर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएंगे तो कस्टमर दोबारा आना चाहेगा। एंड इफ़ इट इज़ द रिवर्स केस, और अगर कस्टमर को आपकी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है पसंद नहीं आई तो हो सकता है कि दोबारा वो आपके स्टोर को विज़िट ना करे। सो रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम वो सारे के सारे कामों को इंक्लूड करते हैं जिनसे कम से कम कॉस्ट के ऊपर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाई जा सकें। अब हम बात करते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएंगी इसमें। तो we can list out it like this: store administration and premises management, selection of target market, then inventory and display management, management of receipts, customer service, management of promotional activities, management of finance। और इसमें भी आगे 3 फंक्शंस हैं। ये तो हुए हमारे रिटेल ऑपरेशंस। अब हम एक एक करके इनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट की। तो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन या स्टोर मैनेजमेंट की जब हम बात करें, इट बिगिन्स विद प्रीमिसेस। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर प्रीमिसेस रिटेल स्टोर की ओपनिंग के लिए सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम उसमें प्रॉपर क्लीनलीनेस की मेंटेनेंस की बात करते हैं। वी ट्राई टू इंश्योर कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मर्चेंडाइज है, उनकी एडिक्वेट क्वांटिटीज़, एडिक्वेट स्टॉक उनका हमारे पास अवेलेबल हो। देन जो हमें स्टाफ चाहिए अपने रिटेल स्टोर के लिए, वो स्टाफ प्रॉपर्ली होना चाहिए, इन्वेंट्रीज प्रॉपर्ली होनी चाहिए, एक्सपेंसेस क्या क्या होने हैं उनकी अप्रोप्रिएट प्लानिंग होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें अपने स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम आपके पास कर रहा है उनका कैसे मोरल अप किया जाए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, सेल्स गोल्स को अचीव कर पाएँ। इसके साथ साथ हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी ग्रीवेंसेस को या उनकी कंप्लेंट्स को अच्छे से जान पाएँ और उनके साथ डील कर पाएँ। इसके साथ साथ प्रीमिसेस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वर्किंग आवर्स क्या रखने चाहिए स्टोर्स के, जो कि कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट हों, और मैनेजिंग द स्टोर सिक्योरिटी। अब यहाँ स्टोर सिक्योरिटी से मतलब हमारा ये है कि इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों कि किसी तरह की शॉप लिफ्टिंग या मैनिपुलेशंस हमारे स्टॉक्स की ना हो पाएँ सेफ्टी से रिगार्डिंग। तो ये था हमारा पहला स्टोर ऑपरेशन से रिलेटेड पहला पॉइंट, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट की। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट करने से पहले हम बात कर लें कि टारगेट मार्केट है क्या। टारगेट मार्केट मीन्स ऐसे
मार्केट को चूज़ करना जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और टारगेट मार्केट का मतलब ये है ऐसा एक मार्केट का ग्रुप, ऐसा एक मार्केट का सेगमेंट जिसमें कुछ इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, परसेप्शंस हैं, इंटरेस्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांड्स की तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आपने चूज़ करना है जिनकी तरफ आप अपने ऑपरेशंस को टारगेट करेंगे, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उन्हीं के लिए डायरेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टारगेट मार्केट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट टू मैनेज आवर रिटेल ऑपरेशंस वेल। तो अगर आपने इस टारगेट मार्केट अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया तो आपके सारे के सारे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं दे विल गो इनटू लॉसेस, क्योंकि आप टारगेट मार्केट ही ठीक सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो एक प्रॉपर रिटेल मार्केट सिलेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट। जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डिस्प्ले मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा मतलब ये है कि आपने अपने स्टोर को किस तरह की लुक प्रोवाइड की है, कि क्या कस्टमर आपका ईजिली आइटम्स को फाइंड आउट कर सकता है स्टोर में। मतलब हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स इन द स्टोर। उसके साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स आपके पास यू कैरी प्रॉपर मर्चेंडाइज, आप वो सारी चीज़ें आपके पास हैं जो कि आपका कस्टमर आपसे डिमांड करता है, और साथ साथ उनकी जो क्वांटिटी है वो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, कि अगर आपसे कस्टमर मांग रहा है चीज़ें तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपका मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है और आप कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकते, और ना ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर ज़्यादा होंगे तो आपकी ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री होगी, आप जल्दी से उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और जब हम प्रॉपरली अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो इससे हमारी कॉस्ट भी कम होती है और हमें अपने सेल्स पैटर्न भी अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कस्टमर सर्विस की। Nowadays customer service has become extremely important for the business. कस्टमर सर्विस का मतलब है आप अपने कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करें, खरीदने से पहले, ड्यूरिंग द परचेजेस एंड आफ्टर परचेजिंग। कस्टमर सर्विस में आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। तो आपने अपने कस्टमर को अपने स्टोर तक लेके जाना है, उसे स्टोर में प्रॉपर पार्ट ऑफ द स्टोर तक पहुंचाना है और उसे असिस्ट करना है प्रोडक्ट इशू में। इसके साथ साथ आपने और बहुत सारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी है। मटेरियल ढूंढना तो है ये कस्टमर ने, इसके साथ साथ बिलिंग में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपरली, और बहुत सारे केसेस में हम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी देते हैं। एंड प्रोडक्ट की सर्विसिंग की फैसिलिटीज़ आप दे सकते हो, रिपेयर की फैसिलिटी दे सकते हो। तो कस्टमर सर्विस मीन्स मीटिंग योर कस्टमर्स नीड इन अ टाइमली, एफिशिएंट एंड प्लेजेंट वे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की, मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स की। जब हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स की बात करते हैं तो इट मीन्स हम उन सब तरीक़ों की बात करने जा रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने बेचे हुए प्रोडक्ट्स की पेमेंट्स रिसीव करते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो पेमेंट्स रिसीव करने के वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं। आप कैश के थ्रू कर सकते हो या कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, एंड एट टाइम्स अगर आप क्रेडिट बेसिस के ऊपर मटेरियल बेच रहे हो तो आपने उनको भी मैनेज करना है। जो लार्ज स्टोर्स हैं वो पेमेंट्स करने, जो उन्हें सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी है या उन्होंने पेमेंट्स रिसीव करनी है, किसी भी मेथड के थ्रू करते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्टोर्स हैं, स्मॉल रिटेलर्स हैं, वो जनरली कैश में डील करने की कोशिश करते हैं। बट आजकल कार्ड का जो चलन है वो भी बहुत बढ़ गया है, तो कार्ड्स के थ्रू भी हम रिसीट्स मैनेज करते हैं। मेनली जब हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है तो उस समय हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। जैसे कुछ एक कस्टमर्स चेक्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर कई बार हम 0% फाइनेंस भी अपने कस्टमर्स को देते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए एनकरेज कर पाएँ। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अपनी रिसीट्स को मैनेज करने की, माल बेचने के बाद आने वाली पेमेंट्स को मैनेज करने की। तो चलिए आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़।
अब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से मतलब हमारा सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ से है। सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आपकी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। हम अपने सारे उन मेथड्स को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके थ्रू आप कस्टमर को अवेयर कराएंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, उसको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे ताकि वो आपकी ही प्रोडक्ट खरीदे। और ख़रीदने के साथ साथ आपने सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में सेल्स ही नहीं बढ़ानी है, आपने अपने कस्टमर्स ही नहीं बढ़ाने हैं, रादर कस्टमर रिटेंशन का भी ध्यान रखना है। तो रिटेल मार्केटिंग में हम उन सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जिसमें आप कस्टमर को प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और साथ साथ अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने से रिलेटेड सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके बाद बात की जाए तो आ जाता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सेलिंग की या ट्रेडिंग के बिजनेस की बात करें या रिटेलिंग के बिजनेस की बात करें, फाइनेंस के बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और जो रिटेल बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कर रहा है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा इजीली। इसी तरह से जो रिटेल बिजनेस है उसमें फाइनेंस की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जो फाइनेंस से रिलेटेड हमने ऑपरेशंस करने हैं या जो डिसीजंस करने हैं, मेनली हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड बेसिकली 3 फंक्शंस ऑपरेट किए जाते हैं: ऑपरेटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो ऑपरेटिंग डिसीजंस में हम कौन से अपने फाइनेंसिंग डिसीजंस इंक्लूड करते हैं? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। ये बहुत रूटीन नेचर के हमारे डिसीजंस होंगे और इतने रूटीन के कि डे टू डे आपको क्या क्या माल चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना है, और अगर हम चाहें तो इन डिसीजंस को हम अपने सब ऑर्डिनेट्स को भी डेलीगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारी जो स्पेयर मनी है उसको इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रॉपर एनालिसिस और प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कई बार इरिवर्सिबल हो जाएंगे। आप साथ के साथ उनको फिर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी फर्म को ये लॉन्ग रन तक अफेक्ट करेंगे। तो फाइनेंस को अरेंज करना भी इसी फंक्शन के अंडर आ जाएगा। अब जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किसी मशीनरी में कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मनी एक्स्ट्रा है हमारी ज़रूरतों से तो उनको कहीं बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंसिंग डिसीजन आ जाता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस में। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली हम फाइनेंस की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जो हमें फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए चाहिए, या हम डिविडेंड डिसीजंस की बात कर रहे हैं। और डिविडेंड डिसीजंस ये सब कैसे लिए जाएंगे? अपनी डेब्ट इक्विटी रेशो को ध्यान में रखते हुए। जब हमने प्रॉपरली किसी भी बिजनेस को मैनेज करना है तो सारे फाइनेंस फंक्शंस को ध्यान से लेना, एक केयरफुल प्लानिंग एंड एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक जितना हम डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज अबाउट रिटेल ऑपरेशंस। तो हम यहाँ अब कंक्लूड कर सकते हैं कि अपने रिटेल ऑपरेशंस को मैनेज करना इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो इट शुड बी डन वेरी केयरफुली बाय द रिटेलर। कोई भी मिस्टेक जो आप अपने रिटेल ऑपरेशंस की प्लानिंग में छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो इट कैन लीड टू लॉस ऑफ कस्टमर्स, और आज के समय में कंपटीशन के टाइम में आप लॉस ऑफ कस्टमर्स टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। अगर आपको याद हो हमने रिटेल स्ट्रैटेजी प्लानिंग की थी लास्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हुए हमने सेकेंड स्टेप में जब हमने बिजनेस मिशन और विजन डिसाइड कर लिया था तो हमने एक सिचुएशन एनालिसिस की बात की थी। और सिचुएशन एनालिसिस में हम बेसिकली सेल्फ एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो अब बारी है इन सब एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एनालिसिस की, देन वी विल बी डिस्कसिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड देन कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस के साथ। दिस स्वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस स्वॉट। Here S means strength, W means weaknesses, O means opportunities and T means threats.
तो जो बिजनेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, दे आर इंटरनल. अगर आप सामने एक पिक्चर देख पा रहे हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के सामने इंटरनल लिखा गया है इन्हें, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आ जाते हैं. तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी हुई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हुए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स. जो रिटेलर है, दे नीड टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स, और स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये जान पाएँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है अपॉर्चुनिटीज़ से बेनिफिट लेना, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जज कर पाएँ, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को विजुअलाइज कर पाएँ कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम कौन कौन सी मार्केट अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं. सेम वेज जब हम अपनी वीकनेसेस का एनालिसिस करेंगे तो वीकनेसेस के थ्रू हमें ये देखना होगा कि हम अपनी वीकनेसेस को कम से कम रखें ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके. तो स्वॉट एनालिसिस में हम बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम अब तक एनकैश नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू आवर स्ट्रेंथ्स. एंड सेम वेज ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं इनके थ्रू हमने क्या कर लिया, ये चेकआउट किया कि हम मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना है और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है. दिस वॉज अबाउट स्वॉट एनालिसिस. इस पिक्चर में एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को इंटरनल सेगमेंट में डाला है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एक्सटर्नल में डाला है. अब देखिए दो वोकैबुलरी के वर्ड्स और यूज़ किए गए हैं, हेल्पफुल एंड हार्मफुल. तो हेल्पफुल क्या चीज़ है हमारी, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, और जो वीकनेसेस एंड थ्रेट्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस. तो हमने ये चेकआउट करना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू हम अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करें और अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए थ्रेट से बचने की कोशिश करें. नेक्स्ट कम्स एनवायरमेंटल एनालिसिस. इसको हम पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं. अब इस पेस्टल में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं PESTEL, तो P here stands for political, E is economic, S is social, then technological, legal and environmental. तो ये सारे के सारे हमारे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, और इन सब फैक्टर्स का हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और इनके ऊपर रिटेलर का कोई कंट्रोल भी नहीं है. तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या थ्रेट्स भी विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की. तो जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को चेकआउट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है बिजनेस के टुवर्ड्स, इसको चेकआउट करते हैं, हमारी इकोनॉमी में वेरियस लॉज कौन से हैं, जो पॉलिटिकल टाइज़ हैं विद अदर कंट्रीज़, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो किस तरह के हैं, ऑपोजिशन का रोल कितना है, ऑपोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग है. इसके साथ साथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इसलिए भी हेल्प करता है ताकि हम जो रिटेलर है वो अपनी कंट्री में बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बिजनेस को वेल एस्टैब्लिश कर पाए, और अगर वो किसी टाइम पे इंटरनेशनल ग्रोथ चाहता है तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जैसे रिलेशंस होंगे आप वैसा ही ग्रो कर पाएंगे. इसके बाद बात आ जाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मीन्स हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, whether there is capitalism or socialism or our economy is a mixed economy. तो ये चेकआउट करना, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसी है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GDP कितनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, क्या स्टेज है इन्फ्लेशन की, देन टैक्सेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं. तो जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कंट्री की हैं उनको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली सेटअप कर पाएंगे और आप उनके बेनिफिट्स ले पाएंगे इन पॉलिसीज़ के. एंड यू नीड टू
प्रॉपरली फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉलिसी। अगर आपको अपनी पॉलिसीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो आप उनकी कंप्लायंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कंप्लायंस अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सारे लीगल हैसल्स को अवॉइड करने के लिए हमारे लिए अपनी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात आ जाती है सोशल एनवायरनमेंट की। तो जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें सोसाइटी के फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? सोसाइटी में जो कस्टमर्स हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, करियर एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, बर्थ रेट कैसा है, मोर्टेलिटी रेट कैसी है, पेंशन प्लान्स कैसे हैं, देन लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है और फैमिली सिस्टम क्या है। तो रिटेलर को अपने इन सोशल एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। अब बात आ जाती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए, और आज के समय में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारे बिज़नेस में ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हुई हैं और एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ चेक करना है कि बिज़नेस में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड क्या है, गवर्नमेंट की किस तरह की एनकरेजमेंट है टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेके बिज़नेस में। जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि हमें डिजिटल मोड्स को यूज़ करना चाहिए, इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कैसा है, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं तो वो कितनी कॉस्टली है। देन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को रिप्लेसमेंट करने की कितनी कॉस्ट है। तो जब आप ये सब जान पाएंगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है कंट्री में, तभी आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू ले पाएंगे। देन कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स कंसर्न फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आजकल बिजनेसेस में एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक सोशल प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें हैज़र्ड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इस समय पे, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट्स बनते जा रहे हैं। इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करना भी बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोगों के एनवायरनमेंट को लेके क्या परसेप्शन है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर पैकिंग के लिए किस तरह के मटेरियल को यूज़ किया जाना चाहिए, यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ डिस्करेज्ड। तो अगर आपकी कंपनी इस तरह की पैकिंग कर रही है जिसमें आप प्लास्टिक को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, पॉलीथीन के यूज़ को आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो पब्लिक विल नॉट अप्रिशिएट इट। बहुत सारे स्टोर्स पे आपने देखा होगा अभी बैग्स भी जो मिलते हैं वो इस तरह के डिस्पोजेबल नेचर के मिलेंगे, या कार्डबोर्ड के, या कार्डबोर्ड की पैकिंग्स आपको मिलेंगी, या आपको और इस तरह के डिस्पोजेबल पैकेट्स मिलेंगे जिनसे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़ सके। अब इस सारे सेगमेंट में लास्ट आ जाता है हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट मीन्स फैक्टर्स रिलेटेड टू लीगल सिस्टम इन द कंट्री। इसमें आपकी कंट्री के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सब आ जाएंगे। रिटेलर को इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो इनका प्रॉपरली कंप्लायंस कर सके और किसी तरह की उसके अगेंस्ट कोई लीगल हैसल्स उसके लिए ना खड़ी हो जाएं। तो इन सभी फैक्टर्स का जो हमने ये किए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, इन सब फैक्टर्स का प्रॉपर एनालिसिस करना और इनको ध्यान में रखना किसी भी बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिटेलर को बहुत केयरफुली इन फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेने चाहिए। ये हुए हमारे 2 एनालिसिस डिस्कस। अब हम चलते हैं थर्ड, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस की तरफ। अब कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस को हम पॉर्टर्स 5 फोर्स मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा मेथड है, दिस मेथड वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर, एंड इसमें 5 फोर्सेस की बात की जा रही है। 5 फोर्सेस में हम क्या बात कर रहे हैं? कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की बात करेंगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की बात करेंगे, थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट्स की बात करेंगे। तो एक जो हाई फोर्स है, अगर कोई भी इस मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकती है, और अगर कोई ऐसी फोर्स है जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता तो वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और बिजनेस उससे फ़ायदा उठा लेगा।
अब अगर हम इस 5 फोर्स मॉडल को डिस्कस करने की कोशिश करें तो इसमें आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, सबसे सेंटर में ली है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। मेनली जब हम रिटेलर के बिजनेस को और कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं तो हम ये चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी डिफरेंट प्लेयर्स मार्केट में हैं उनकी आपस में रिलेशंस कैसे हैं, उनकी राइवलरी कैसी है, कितना कंपटीशन का स्टेज कैसा है, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी कितनी है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन और उसकी ग्रोथ कितनी है, देन डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, ब्रांड लॉयल्टी की क्या पोजीशन है, अभी अगर आप इंडस्ट्री को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसमें क्या रुकावटें आती हैं, या अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं ब्रांड्स को तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट कितनी आती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी की सिचुएशन को जज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और क्या क्या इसमें फोर्सेस काम करती हैं, सबसे पहले आ जाता है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये बताएगी कि न्यू एंट्रेंट्स के आने का क्या थ्रेट है। तो इससे पता लगेगा कि कितने जो इंडस्ट्री में अगर एंटर करना मुश्किल है तो कम से कम लोग एंटर कर पाएंगे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की क्या पोजीशन है, अगर बिजनेस में एंटर करना है तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी कितनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, देन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, और अगर हम स्विच ओवर करना चाहें तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो एक फोर्स तो ये काम कर रही है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसके अलावा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब एक तरफ आप न्यू एंट्रेंट्स की बात कर रहे थे, अभी आप सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हो, और ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो बायर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट की तरफ कितने अट्रैक्टिव उनको लगते हैं सब्स्टिट्यूट्स, और कितनी उनकी स्विच ओवर करने की पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनके रिलेटिव प्राइजेस कितने हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम है तो हो सकता है आपका कस्टमर स्विच ओवर कर जाए। देन हम कस्टमर के माइंड में हमारी प्रोडक्ट का इमेज क्या है और वो कैसे परसीव करता है हमारी प्रोडक्ट को, कि जो प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन है हमारी प्रोडक्ट का और सब्स्टिट्यूट का, उस डिफरेंस को वो कैसे लेता है, कि क्या वो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, उसे इग्नोर किया जा सकता है, या आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर है, तो कस्टमर स्विच ओवर नहीं करेगा और हमें सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट कम रहेगा। देन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। हमारे जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अब ये डिपेंड करेगा कि नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर्स क्या है, प्रोडक्ट कितना यूनिक है, और रिटेलर की एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट कितनी है। उसी तरह से बार्गेनिंग पावर आपकी डिसाइड हो पाएगी कि सप्लायर्स हमारे कितने स्ट्रांग है, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। देन कम्स बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। ये डिपेंड करेगा कि हमारे नंबर एंड साइज ऑफ कस्टमर्स क्या है, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ कस्टमर्स क्या है, देन बायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट क्या है, एंड स्विचिंग की कॉस्ट कितनी है। तो ये सब था हमारा सिचुएशन एनालिसिस। ये 3 एनालिसिस हमने डिस्कस किए। तो सिचुएशन एनालिसिस के थ्रू आप अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जज कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हमने बात किया कि डिफरेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं उनको हमने चेकआउट किया। तो जब हम ये सारे एनालिसिस कर लेते हैं, सेल्फ एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो इन सब के बाद आप अपना प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में एक और टॉपिक किया था, आइडेंटिफाइंग स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें हमने एनसफ मैट्रिक्स की बात की थी। और जब हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें हम स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को भी चेकआउट करते हैं कि हमारे पास और कौन से स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इस पिक्चर को देख पाएँ तो हमने इसमें 4 न्यू ऑल्टरनेटिव्स दिखाए हैं। Market penetration is there, then market expansion is there, retail format development is there, या market development भी हम इसे कह सकते हैं, and diversification। तो अब हम बात करेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में। इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिटेलर है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की ग्रोथ को ग्रो करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेगा और मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स आप मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हो,
कस्टमर्स की खरीदे जाने वाली क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, या आप ये कह लीजिए कि आप कस्टमर का बास्केट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। बास्केट साइज मीन्स कि आपका जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज बाय कस्टमर को हम बास्केट साइज कह देते हैं। तो जब हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन के स्ट्रैटेजी के अंडर रिटेलर अपने सब तरह के ऐसे फॉर्मेट्स को यूज़ करेगा जिसके थ्रू वो कस्टमर का बास्केट साइज इंक्रीज कर पाए। उसके साथ साथ वो फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड्स परचेज भी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और जब हम मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं तो इसमें क्रॉस सेलिंग की बात करते हैं। बाय क्रॉस सेलिंग वी मीन कि एक डिपार्टमेंट का सेल्स पर्सन अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट की सेल्स को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मेन क्लोथिंग वाला जो पर्सन है, जो सेल्समैन है, वो साथ साथ में मेन परफ्यूम भी सेल करने की ट्राई करता है। अगर उसको लगता है कि कस्टमर इज़ फॉन्ड ऑफ डिफरेंट परफ्यूम्स तो ही में ट्राई कि वो कपड़े बेचने के साथ साथ परफ्यूम्स की सेल को भी इंक्रीज करने की कोशिश करे। सो दिस वाज अबाउट मार्केट पेनिट्रेशन। अगली जो रिटेल ऑल्टरनेटिव हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट से हमारा मतलब है व्हेन रिटेलर ट्राइज टू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू कंप्लीटली न्यू मार्केट्स। नए मार्केट में एंटर करने की बात कर रहे हैं हम, जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो जब रिटेलर नए एरिया की मार्केट को टैप करने की कोशिश करता है तो इसे हम कहेंगे कि आप मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपका कस्टमर बेस चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की या डाइवर्सिफिकेशन की, जिसे हम बात करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जब आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कर देते हो। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो जब आप अपनी प्रेजेंट मार्केट में ही, जिस मार्केट में आप डील कर रहे हैं, जो आपका टारगेट मार्केट है, उसी में आप नया प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसमें जो आपकी फर्म की स्ट्रेंथ्स होंगी वो बेसिकली अपने कस्टमर के ऊपर आपने उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करना है कि ऑलरेडी आप मार्केट में हैं और आपकी एग्जिस्टिंग, मान लीजिए आपका कोई इस तरह का एक पैकेट है जिसमें आप 4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बेच रहे थे, 4 प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बेच रहे थे, कॉम्बी पैक था आपका, तो उसी में आप एक 5वां प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज करके। तो इसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कहेंगे। और इस स्ट्रैटेजी में आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके बेचने की और उनको एनकरेज करने की वो अपने नए प्रोडक्ट्स को भी बाय करें, इसकी कोशिश करेंगे। इसके लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी नए रिटेल फॉर्मेट को यूज़ करें। जैसे ऑलरेडी कोई स्टोर है, उसमें आपने अपना कोई काउंटर स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस कर दी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और फिर आप बाद में उसके ऊपर डिटेल्स में काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव की तो हमारी बात आ जाती है मार्केट डेवलपमेंट की। जब हम मार्केट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आप न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स की बात करेंगे। जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो हम सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे थे। यहाँ हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो मार्केट भी नई, प्रोडक्ट भी नया, सब कुछ आपका it may be related diversification और it may be unrelated diversification। तो related diversification जब होगा तो आप सेम related segments में काम करने की कोशिश करेंगे। आपके इन सेगमेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा जिसमें आप काम करने जा रहे हैं। और अगर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आप ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और आपने पहले कभी उस एरिया में काम नहीं किया। एवरीथिंग इज़ न्यू टू द रिटेलर। और जो डाइवर्सिफिकेशन है आपकी, ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो ये थी हमारे डिफरेंट रिटेल ऑल्टरनेटिव्स, रिटेल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। जब हमने पूरा रिटेल प्लानिंग की प्रोसेस की थी तो हमने ऑल्टरनेटिव्स, उनका सिलेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन पूरा डिस्कस किया था। इस डिस्कशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आए होंगे पॉइंट्स। आई विश यू गुड लक एंड इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक try to stay safe inside your homes and try to concentrate on your studies. Thank you.